Welcome to P. Agarwal Editorials. The first topic that we are going to discuss today is flawed food regulations and obesity crisis. तो बेसिकली हमने कुछ दिन पहले बात करी थी कि कैसे इंडिया में 4 में से 1 एडल्ट ओबीज हैं, डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं, NFHS 5 के डाटा के अकॉर्डिंग। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एम्फेसाइज किया था कि हमें ओबेसिटी को टैकल करना है। हेल्थ टैक्स की बात हुई थी कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पे लगाया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं वीक रेगुलेशंस ऑन फूड लेबलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। तो FSSAI जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग लेबलिंग रूल्स को इम्प्लीमेंट करने में फेल हो चुका है सिंस 2017। एम्बिगियस और इंडस्ट्री फ्रेंडली रेगुलेशंस हैं आजकल ना, और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं अनहेल्दी फूड्स की। कोई फ्रंट ऑफ पैकेट वार्निंग लेबल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कंज्यूमर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं फिर अनहेल्दी फूड में। देन जो FSAI ने इंट्रोड्यूस किया था कि इंडिया न्यूट्रिशन रेटिंग होगी, हेल्थ स्टार सिस्टम होगा। अब उसमें तो जैसे लीस्ट और हाफ अ स्टार जो है वो लीस्ट हेल्दी और 5 स्टार्स जो हेल्दीएस्ट, पर ये बहुत मिसलीडिंग है। कैसे बिस्किट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉर्नफ्लेक्स इन सबको 2 या 3 रेटिंग मिल जाती है, और क्या है, बिस्किट सारा का सारा मैदा है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा है, मतलब कौन, और सॉफ्ट ड्रिंक्स में तो सबसे ज़्यादा शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है इन सब चीज़ों में। तो हर चीज़ में मतलब इनको 2-3 रेटिंग्स मिल रही हैं, तो इंसान को तो यही लगेगा ना कि हाँ, ऑलमोस्ट हेल्दी ऑप्शन ही है। वैसा चीज़ हो गया, लाइक 5 में से 3 मार्क्स वाला सिस्टम हो गया। इन कॉन्ट्रास्ट टू हाई इन शुगर वार्निंग लेबल्स, जैसे कि चिली है, वहाँ पर हाई इन शुगर लेबल लगा देते हैं, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसी के कारण वहाँ पर जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की कंजम्पशन है वो 24% से डिक्रीज हुई है। पर फूड इंडस्ट्री लॉबिंग ने इन्फ्लुएंस किया एडॉप्शन ऑफ दिस सिस्टम, ओवरराइडिंग साइंटिफिक रिकमेंडेशंस। फिर हम बात करते हैं लैक ऑफ इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट रेगुलेशंस। तो जो 4 लॉज हैं एग्जिस्ट टू कर्ब मिसलीडिंग फूड एडवर्टाइजमेंट, बट नन आर इफेक्टिव। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2000 एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, वो मिसलीडिंग को डिफाइन करता है एज विदहोल्डिंग की इंफॉर्मेशन। येट FSSAI डज नॉट मैंडेट न्यूट्रिशनल डिस्क्लोजर इन एड्स। देन एग्जाम्पल क्या है, जैसे अब कोला ब्रांड है वो फ्रीली एडवर्टाइज कर सकता है बिना बताए कि 9 से 10 टीस्पून ऑफ शुगर है पर बॉटल में। फिर इंडिया को एक क्लियर डेफिनेशन में लैक करता है इंडिया की एफ हाई इन फैट, शुगर, सॉल्ट की, या UPFS की, रेगुलेट प्रिवेंटिंग रेगुलेशन। देन पाथ फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर इंडिया न्यूट्रिशनल रेटिंग जो चल रही है उसको तो स्क्रैप ऑफ करके एक मैंडेटरी हाई इन शुगर सॉल्ट वार्निंग लेबल्स लगने चाहिए बेस्ड ऑन WHO और ICMR गाइडलाइंस। फिर क्लियर शुगर, सॉल्ट, फैट लिमिट्स डिफाइन होनी चाहिए। और एडवर्टाइजिंग जो लूप होल्स हैं एग्जिस्टिंग लॉज के कारण जो हो रही हैं उनको भी हमें बंद करवाना चाहिए। एक नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन चलनी चाहिए कि UPF हेल्थ रिस्क कैसे आ रहे हैं हर लैंग्वेज में। कंक्लूजन यही है कि जो इंडिया का ओबेसिटी क्राइसिस है वो ज़्यादातर इंडिविजुअल चॉइसेस के कारण नहीं है, बल्कि वीक रेगुलेशन से भी ड्रिवन है। यही अगर आप मान लो, अब जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ही मैं खरीद रही हूँ, उस पर सीधा सीधा लिखा हो हाई इन शुगर कंटेंट, 9 to 10 शुगर tablespoons of sugar is there when you take this, consume this one water bottle. I will take it one time, मैं एक बार लूँगी, मैं दूसरी बार लूँगी, बट तीसरी बार तो मेरे दिमाग में बैठेगा ना कि वो इतना सारा शुगर मैं एक साथ अंदर ले रही हूँ, तो मैं इसे अवॉइड करूँ। एटलीस्ट मैं जो 10 बार ले रही थी उसमें से मैं 5 बार करूँगी, और ऐसे ही धीरे धीरे कम हो जाएगा। इंडिया US ट्रेड एग्रीमेंट एंड WTO कॉम्प्लायंस। तो बेसिकली अब इसमें हम क्या बात करते हैं कि अनाउंसमेंट ऑफ जो BTA भी हुआ February 13, 2025 को, इंडिया और US ने अग्री किया कि हम नेगोशिएट करेंगे मल्टी सेक्टर BTA पे बाय फॉल ऑफ 2025। तो जो एग्रीमेंट डिटेल्स है वो भी अनक्लियर हैं, तो उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह भी लेबल नहीं किया जा सकता। WTO रूल्स एंड मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल। तो WTO जो है वो MFN प्रिंसिपल को इन्फोर्स करता है, जिससे कि प्रिवेंट और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो FTAs जो है वो एक्सेप्शंस हैं MFN प्रिंसिपल की, और उसमें भी पर वो कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करना चाहिए कि FTA में ऑलमोस्ट हर तरह का ट्रेड आ जाता है, लाइक हर कैटेगरी का। लीगल वैलिडिटी ऑफ द प्रपोज BTA। तो BTA जो है वो एलिमिनेट कर रहा है ट्रेड बैरियर्स ऑन अ लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया US ट्रेड टू कंप्लाई विद
WTO रूल, तो अगर हम टेरिस और कुछ सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स पे करते हैं विदाउट एक्सटेंडिंग सिमिलर बेनिफिट्स टू अदर WTO मेंबर्स, तो वो वायलेट करेगा रेगुलेशंस। इंटरिम एग्रीमेंट्स एज द लीगल वर्क अराउंड, तो आर्टिकल 24 जो है गैट का, वो कंट्रीज़ को अलाउ करता है कि वो एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में फुल FTA साइन कर लें। तो इंटरिम एग्रीमेंट जो है वो एक उसका एक क्लियर प्लान होना चाहिए और टाइमलाइन विद इन 10 ईयर्स होनी चाहिए फॉर फॉर्मिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया और यूएस अगर वो फुल FTA अभी प्लान नहीं कर रहे हैं, तो वो अभी इसे टेम्प्रेरी लूप होल की तरह यूज़ करके अपना लीगली इंडिफेंसिबल बना सकते हैं BTA को। Why the enabling clause does not apply? तो WTO ने डेवलपिंग कंट्रीज को अलाउ कर रखा है टू रिसीव प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस, पर लेकिन जो प्रपोज BTA है उसमें USA के एक्सपोर्ट्स को इंडिया में एडवांटेज मिल रहा है, ना कि इंडियन प्रोडक्ट्स को US में, तो वो भी अप्लाई नहीं होता यहाँ पे। कंसर्न्स ओवर US रेसिप्रोकल अप्रोच, तो US प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा रखे हैं कि अगर तुम इतना लगाओगे तो हम भी लगाएंगे, विच वायलेट WTO प्रिंसिपल्स। तो इस अप्रोच से WTO की कमिटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं और बाउंड टैरिफ रेट ऑब्लिगेशंस एंड स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। पर इंडिया तो WTO रूल्स को हमेशा से मानता आया है, तो वो BTA नेगोशिएशंस को भी उस अकॉर्डिंग फॉर्मलाइज करके और या फिर अभी के लिए अगर FTA की नहीं बात कर रहा तो उस तरह बात करके, पर हम तो WTO के रूल्स के साथ कंप्लाई कर सकते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड सर्च फॉर अ वाइस चांसलर, तब इसमें क्या बात हो रही है, कंसर्न्स ओवर UGC's ड्राफ्ट रेगुलेशंस। तो ड्राफ्ट रेगुलेशंस जो है वो प्रपोज करते हैं चेंजेस की सिलेक्शन ऑफ VC कैसे होना चाहिए, क्या उसमें उनको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होना चाहिए, और कंसर्न्स हैं कि इससे स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है वो कम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड हमेशा यही रहा है कि स्टेट इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। मल्टीपल जजमेंट्स में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर सिलेक्शन प्रोसेस में किसी भी तरीके से हो रही है तो वो इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा। तो हम इसमें अब देखते हैं आगे क्या बात हो रही है। प्रपोज सिलेक्शन प्रोसेस फॉर VCs, तो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में सिर्फ एक्सपीरियंस एकेडमिक्स होने चाहिए, जैसे कि फॉर्मर VCs या इक्वलेंट। फिर नॉमिनीज जो हैं वो या तो चांसलर विल बी चूजन बाय द चांसलर, यूनिवर्सिटी की एग्जेक्टिव बॉडी और UGC। देन दिस मॉडल अलाइंस विद सिलेक्शन प्रोसेस इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी इसी तरह होता है कि चांसलर या फिर यूनिवर्सिटी एग्जेक्टिव UGC ये रिकमेंड कर रहे हैं। रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, तो स्टेट गवर्नमेंट जो वो फंड और मैनेज कर रही हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को इन्फ्लुएंसिंग रिसर्च एंड इनोवेशन। तो स्टेट का भी ये कहना है कि हमें इसमें से एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस में से, क्योंकि अगर वो स्टेट गवर्नमेंट की रंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसमें स्टेट का भी कुछ प्रॉपर रिसर्च इनोवेशन आना चाहिए, क्योंकि स्टेट को भी आफ्टर ऑल उसका फ़ायदा होना चाहिए। पॉसिबल अल्टरनेटिव्स टू एड्रेस स्टेट कंसर्न, ऑप्शन 1 क्या हो सकती है कि यूनिवर्सिटी जो एग्जेक्टिव है वो एक नॉमिनेट कर सकता है कंसेंसस कैंडिडेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट को भी एक्सेप्टेबल है। वो एक इंडिपेंडेंट अकेडमिक होना चाहिए, ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ना ही पॉलिटिकल अपॉइंटी। फिर ऑप्शन 2 क्या हो सकता है, UGC में अलाउ स्टेट गवर्नमेंट टू नॉमिनेट वन मेंबर टू सिलेक्शन प्रोसेस, और ये जो नॉमिनी है ये एक फॉर्मर VC और इंडिपेंडेंट अकेडमिक होना चाहिए। एक्सपैंडिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर VCs, तो न्यू रेगुलेशंस जो है वो सजेस्ट करती है ब्रॉडनिंग द क्वालिफिकेशंस बियॉन्ड ट्रेडिशनल टीचिंग और रिसर्च रोल्स। तो अकेडमिकली डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल्स फ्रॉम पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, उनको कंसीडर किया जा सकता है। तो ये अप्रोच काफ़ी कॉमन थी 2010 से पहले, बट उसके बाद रिस्ट्रिक्ट हो गई UGC की 2010 गाइडलाइंस के बाद। मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी लीडरशिप, तो VC को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को एम्फेसाइज करना चाहिए कि एक्सपर्टीज़ इन पोस्ट टर्शरी एजुकेशन, रिसर्च एंड पब्लिक एंगेजमेंट। यूनिवर्सिटीज़ को इनोवेशन, बिजनेस लाइक लीडरशिप की ज़रूरत है, साथ में एकेडमिक एक्सेलेंस मेंटेन रहे। नीड फॉर चेंज इन यूनिवर्सिटी गवर्नेंस, तो ड्राफ्ट ऑफ UGC जो है वो रिफ्लेक्ट करता है एक नेसेसरी शिफ्ट इन यूनिवर्सिटी गवर्नेंस, और यूनिवर्सिटी कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए इन चीज़ों को ताकि वो मॉडर्नाइज कर सकें हायर एजुकेशन इंडिया में। थैंक यू।